Hi everyone, hope you are doing well. Myself C. Gaur Sharma. So this is the second part of the basic of the financial statement और the FS terms. तो इन सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो हमने लास्ट बार कवर किया था सम बेसिक कंसेप्ट। अगर मैं मूव करूँ बेसिक कंसेप्ट पे तो क्या क्या कवर किया था हमने हमने कवर किया था कि मेरा एसेट्स होता है और एक लाइबिलिटीज होता है। लाइबिलिटीज के अंदर कैपिटल आता है जिसको मॉडर्न फाइनेंस एंड अकाउंट्स टर्म में कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। तो एसेट को फिर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज द नॉन करंट एसेट एंड द करंट एसेट। ऐसे ही लाइबिलिटीज के दो पार्ट होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज और द करंट लाइबिलिटीज। तो अब एक एक कंपोनेंट को हम लेके स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं एसिड के अंदर। तो एसिड के अंदर जो मैंने नॉन करंट एसिड और करंट एसिड वाला बाइफिकेशन आपको बताया था, अब हम मूव कर रहे हैं कि नॉन करंट एसिड के अंदर क्या क्या आता है। अगर मैं किसी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देखूं तो नॉन करंट एसिड अगर मैं लिख लेता हूं कि नॉन करंट एसिड मेरा एक टर्म है। तो नॉन करंट एसिड बताया था कि जो इजिली क्या है, कन्वर्टेबल नहीं है कैश के अंदर, उनको बोलते हैं नॉन करंट। मतलब वो करंटली क्या है, कन्वर्टेबल नहीं है। मतलब मैं मार्केट में अगर उसको आज सेल करने चाहता हूँ तो इट मे टेक्स कुछ टाइम लगेगा उसको कन्वर्ट करने में कैश। तो उसके बेस पे हमने इसको नॉन करंट दिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है क्या? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो ये क्या होता है? इसको इन शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट टर्म में इसको कभी कभी पीपीज भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो इसमें जो तुम्हारा प्लांट मशीनरी, मतलब अगर तुम कोई बिजनेस चला रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग या कोई इंडस्ट्री चला रहे हो, तो उसमें प्लांट मशीनरी का क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट एंड मशीनरी है। कि यार ये मेरा पूरा प्लांट है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मशीनरी है। तो जब प्लांट बोलते हैं तो इसमें क्या होता है? प्लांट मींस अ ग्रुप ऑफ मशीनरी। मतलब देयर इज लॉट्स ऑफ मशीनरी इन्वॉल्व। तो मतलब वन टू थ्री बहुत सारे प्रोसेस होंगे और डिफरेंट डिफरेंट मशीनरी होगी, इसलिए उसको प्लांट बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी एक कंपोनेंट होता है किसका? नॉन करंट एसेट का। तो ये सारे इसके अंदर अगर मैं, ये तो एक हो गया प्लांट मशीनरी। इसके अंदर क्या हो सकता है? आपका बिल्डिंग हो सकता है। बिल्डिंग हो गया, लैंड हो सकता है एक आपका, एक आपके व्हीकल हो सकते हैं। दिस ऑल आर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो ये एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर ये सारी कैटेगरी आ रहे हैं। व्हीकल हो गया मेरा, फर्नीचर हो गए मेरे, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, लैपटॉप्स एटसेट्रा इनको बोल सकते हैं आईटी एसेट जो मेरी हो गई। तो दीज आर द सम बेसिक क्राइटेरिया कि जो एक कंपनी होती है उसके अंदर रहती है सारी चीजें, लाइक प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, व्हीकल, फर्नीचर, फिटिंग और आईटी एसेट एटसेट्रा। तो दीज आर द सम एग्जांपल। ये हो गए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर। ये सारे क्या है? नॉन करंट एसेट है। अगर मैं मूव करता हूँ कि सेकंड मेरा नॉन करंट एसेट क्या होगा, तो इसके बाद आता है नॉन करंट एसेट सेकंड वाला मेरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या होता है? तो आपने कहीं पे देखा होगा कि अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हो तो कभी कभी क्या होता है कि रोड पे बोर्ड लगा रहता है कि वर्क इन प्रोग्रेस, की कार्य प्रगति पर है। तो उसी तरह क्या होता है कि एक कंपनी के अंदर अगर कोई एसेट अंडर डेवलपमेंट है जो अभी बन रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब वो नॉन करंट की एसेट कैटेगरी में जो ये पीपी है अभी आई नहीं है, उसमें कुछ काम होना बाकी है अभी, इसलिए उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अंदर ऐसा होता है कि एक बिल्डिंग बना रहे हैं बट बिल्डिंग अभी क्या कंप्लीट नहीं है उसका, मतलब मुझे 4 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनानी है बट अभी एक ही फ्लोर कंप्लीट हुआ है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल गैस। एक प्लांट मशीनरी में हो सकता है कि कुछ कंपोनेंट आ गए बट अभी कुछ कंपोनेंट उस प्लांट के आने बाकी है, तो वो भी क्या होगा? तुम्हारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में होगा। थर्ड कंपोनेंट आता है लीज। अब ये लीज क्या होता है? जनरली क्या होता है, लीज बोलते हैं कि जो ये लीज की बात हो रही है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर इसमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है जो इस पे एप्लीकेबल होता है, इंडेस 116। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम जनरल टर्म कर रहे हैं कि लीज क्या होता है। कि कभी क्या होता है कि अगर मैं किसी बंदे से डायरेक्ट परचेज करने चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक बल्क में अमाउंट एक साथ पे करना पड़ेगा बाय करने के लिए। तो उस चीज के लिए एक लीज कंसेप्ट आया कि यार ऐसे करो कि मैं इसको अपने पास लेके भी आ जाऊं और मुझे पैसे क्या है, एक साथ ना देने पड़े। तो उसमें लीज में आता है। तो इसमें क्या करते हो, तुम मान लो कि तुम्हारा एक 10 करोड़ की चीज है और तुमने 1 करोड़ तो अभी दे दिया और बाकी 10-10 लाख रुपए तुम इंस्टॉलमेंट में दोगे।
बट इसमें क्या होगा कि जो ओनरशिप है वो फुल्ली ओनरशिप तुम्हारी नहीं रहेगी, वो उसके पास रहेगी, और ये डिपेंड्स करता है कि तुम उसके साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो लीज लाइक अ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट वेयर यू हैव टू पेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ पीरियोडिकल इंटरवल के अंदर, और जिसका जो टेन्योर है वो लॉन्ग टर्म का होता है। तो एक जनरल एग्जांपल है कि अगर आप कोई इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो, प्लांट लगाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पे आपको लैंड प्रोवाइड करती है लीज पे। तो जनरली जो टर्म्स होता है लीज का वहां पे वो 99 ईयर्स 90 ईयर्स इसके अराउंड रहता है। तो कभी मतलब ये लगभग तुम्हारा 100 से कम रहता है। गवर्नमेंट को तुम एक अपफ्रंट अमाउंट दोगे और रेगुलर रेगुलर क्या होगा, ईयरली पेमेंट भी करोगे। तो वहां पे क्या होता है कि इसको हमें क्या करना पड़ता है कि जो मैं रेगुलर पेमेंट करूंगा अपकमिंग ईयर्स के अंदर 99 ईयर्स को, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और जो तुमने अपफ्रंट पेमेंट किया है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो क्या होगी, जो अभी पे किया वही होगी। तो उनको सबको क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं, और तुम टोटल कर लोगे यहाँ पे, और उसको क्या करोगे, लीज एसिड में रिकॉर्ड करोगे। तो इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं ROU एसिड। लीज एसिड को क्या बोलते हैं, राइट ऑफ यूज एसिड। इसको भी डिटेल में देखेंगे, अभी एक बेसिक है कि इसको याद रखना कि ये भी एक एसिड बनता है। अभी मैंने ये देख लिया कि लीज हो गया, ROU हो गया। अब एक टर्म होता है इंटेंजिबल एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटेंजिबल एसिड्स। अच्छा, इंटेंजिबल एसिड में मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तुमने सुना होगा गुडविल, एक वर्ड सुना होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर, की कुछ चीज गुडविल होती है कि यार इसने तो अपनी अच्छी गुडविल बनाई हुई है। तो क्या मतलब होता है इस गुडविल बनाई हुई है, और हम उसको इंटेंजिबल एसिड क्या है, ये उससे क्या रिलेशन है इसका, तो वो भी देखेंगे। तो गुडविल क्या होता है कि मान लो कि एक मैं जनरल एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए। तो तुमने देखा होगा कि दिस इज सर्टेन केस कि एक बिजनेस को क्या होता है कि एक बंदे ने बिजनेस किया बट वो उसको चला नहीं पाया, तो वो दूसरे पर्सन को सेल करता है। तो जनरली जो सेल ट्रांजेक्शन होते हैं वो किस तरीके से होती है कि सारी बिल्डिंग जितने भी एसेट है उनका वैल्यू देख लिया कि भाई कितना वैल्यू आ रहा है, अगर मार्केट में बेचना चाहता हूँ, तो वो एक क्या कर लेते हैं, लंप सम में डील कर लेते हैं कि इतना। बट कंपनी इतने दिन से एग्जिस्ट करी है, उसने मार्केट के अंदर अपनी भी तो कुछ रेपुटेशन बनाई है। तो ये बात हो रही है गुड रेपुटेशन की। तो जो उसने गुड रेपुटेशन बनाई है उसके लिए भी क्या करता है, वो एक अमाउंट चार्ज करता है। अगर तुम बात करो स्टारबक्स का, तो स्टारबक्स का कॉफी जो इतना कॉस्टली है वो क्यों है कि उसका एक रेपुटेशन है। वही कॉफी तुम बाहर पीने जाओगे तो उसका कॉस्ट वहां पे इतना नहीं होगा, बट स्टारबक्स का कॉफी महंगा है, कैफे कॉफी डे का कॉफी महंगा है, क्योंकि उन्होंने एक अपना रेपो बिल्ड किया है। तो उस रेपो बिल्ड के लिए जो पैसा चार्ज करते हैं वो क्या होता है, प्रीमियम होता है उनके लिए। तो ऐसी रेपो को ही हम गुडविल बोलते हैं, कि जो उन्होंने मार्केट के अंदर क्रिएट किया, लाइक रिलायंस ने अपना किया है, टाटा ने किया है, तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री ने क्रिएट किया है। बट एक कंसेप्ट होता है कि कोई भी सेल्फ जनरेटेड, मतलब मैं अगर एक सिंगल एंटिटी हूं और मैंने किसी भी कंपनी को अपने साथ मर्ज नहीं किया है, स्टार्टिंग से मैं खुद ही काम कर रहा हूं, तो इवन मैंने अपना गुडविल क्रिएट किया होगा, मैं उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि जो एक कंसेप्ट होता है अकाउंट्स के अंदर कि सम मॉनेटरी अमाउंट यू हैव टू पेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजेक्शन। तो वो जो सेल्फ जनरेटेड है उसके अंदर, उसके लिए तो मैंने कुछ अमाउंट अभी तक पे नहीं किया है ना, तो मैं उसको क्या कर नहीं कर सकता, रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो अनटिल अनलेस जब तक तुम उसको कुछ अमाउंट पे नहीं कर पाओगे, बुक में नहीं ले पाओगे गुडविल रेपुटेशन को। ये तो हो गया गुडविल का। अभी इंटेंजिबल एसेट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती है। क्या आता है, लाइक कॉपीराइट्स। अब जो कॉपीराइट्स हम लेते हैं या ट्रेडमार्क्स, वो से क्या पेटेंट्स वगैरह भी लेते हैं लोग, लाइक मेडिसिन वगैरह में पेटेंट्स वगैरह भी लेते हैं। तो ये कब, ये कैसे होता है कि ये सारी चीजें देख रहे हो आप कि आपको ये तो पता चल रहा है, राइट मिल रहा है, पर इसमें कुछ टेंजिबल चीज नहीं आ रही है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इंटेंजिबल। और ये सारे क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दैट इज विजिबल फ्रॉम द आईज, इसलिए ये सारे टेंजिबल है। और ये क्या है, ये इंटेंजिबल है क्योंकि आप इनको कुछ फील ओनली फील कर पा रहे हो, पर टच वगैरह नहीं कर रहे हो, दैट इज इंटेंज, इसलिए उनको इंटेंजिबल होते हैं, लाइक गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो दीज आर द थिंग्स की जो तुम्हारे लाइक सॉफ्टवेयर, सो इट इज लाइक कि वो तुम्हें वो भी तुम्हारे क्या है कि वो एक लाइसेंस की तरह है।
बट उसमें तुम्हारे पास कोई एसेट नहीं जन रही है जिसको तुम टेंजेबल हो जो, तो इसलिए सॉफ्टवेयर भी तुम्हारा इंटेंजिबल कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ इंटेंजिबल के अंदर। गुडविल के लिए हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं आगे कि गुडविल क्या होती है और कैसे इसको आगे समझेंगे। तो ये इंटेंजिबल एसेट में आ गया। इंटेंजिबल एसेट में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज आपकी इंटेंजिबल एसेट अभी अंडर डेवलपमेंट हो, लाइक तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह फुल्ली एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की गई हो या उस पर खर्चा चल रहा हो अंडर डेवलपमेंट्स। ठीक है, इट्स लाइक ऐसे जैसे तुम्हारा कैपिटल इन वर्किंग फॉर टेंजिबल एसेट के लिए, वैसे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट तुम्हारा क्या है, ये वर्किंग प्रोग्रेस ही है फॉर इंटेंजिबल एसेट के लिए। तो मेरे यहाँ तक क्या हो गया, ये मेरा आरओयू की मैंने कैटेगरी। अगर मैं अभी जाता हूँ किस पे, मैं जाता हूँ टाटा वाली जो हम फाइनेंशियल रेफर कर रहे थे, तो हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो द फर्स्ट वन इज द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आरओयू एसेट यानी कि लीज वाली, और गुडविल ये इंटेंजिबल एसेट की बात कर रहा है, और अदर इंटेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो अभी तक हमने इतना कैटेगरी कवर्ड कर लिया है। इसके बाद आती है कुछ अदर एसेट लाइक इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये तो हमें सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यस वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। जो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यस वो भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। जो हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। जो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं वो भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट हैव अ मल्टीपल वेज की कितनी तरीके से आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। तो अभी अगर मैं नॉन करंट एसेट की बात कर रहा हूं, तो नॉन करंट एसेट के अंदर जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि वो मैंने 12 मंथ से ज्यादा होल्डिंग पीरियड के लिए रखी हुई है, उसी को मैं किसके अंदर लेके जाऊंगा, 12 मंथ से ऊपर वाले के अंदर लेके जाऊंगा। तो ये किसके लिए बात कर रहे हैं, जो तुम्हारा नॉन करंट वाली है, मतलब जो 12 मंथ से ज्यादा वाली है। तो यहाँ पे 12 मंथ से ज्यादा वाली करें, लाइक कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, और उसने इन्वेस्टमेंट किया बी लिमिटेड के अंदर फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो क्या करेगा, उसको इन्वेस्टमेंट दिखाएगा कि इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड। तो ये एक तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। और ये इसमें ये हो सकता है कि मैंने म्यूचुअल फंड जो है उसमें इन्वेस्टमेंट किया हो वो लॉन्ग टर्म के लिए, मैंने होल्ड करके रखा हो। मैंने किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हो, बैंक की एफडी हो सकती है। तो ये सारे तुम्हारे क्या आ गए, इन्वेस्टमेंट के अंदर आ गए। तो ये सब जनरल है। अब ये तो हमने ये इन्वेस्टमेंट वाला कवर कर लिया। ऐसे तुम्हारे लोन्स आ जाएंगे कि हमने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया हो सकता है, मे बी वो एम्प्लॉय हो सकते हैं या कोई आउटसाइडर हो सकते हैं जिनको हमने लॉन्ग टर्म के लोन दिया हो, तो यहाँ पे वो लोन्स आएगा। अदर डेरिवेटिव एसेट आ गए, इसको भी इग्नोर करेंगे, और जो इसमें से रिमेनिंग बच गया वो तुम्हारा आ जाएगा अदर फाइनेंशियल एसेट के अंदर। अभी एक नॉन करंट टैक्स एसेट है जो बाद में बात करेंगे, और अदर एसेट जो रिमेनिंग हो गई वो सारी इन्होंने क्या डाल दिया, अदर एसेट के अंदर डाल दिया। तो दीज आर द सिंपल टर्म अंडर द नॉन करंट एसेट। होप यू अंडरस्टैंड द सेम। नाउ वी मूविंग टू द अदर पार्ट, दैट इज द करंट एसेट्स। तो ये वो है जो इजिली रेडी है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, करंट एसेट। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री वो है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वो गुड मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो जो गुड मैन्युफैक्चर कर रही है उसका जो मटेरियल है जो उसने बनाया, वो उसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी, अगर वो तुम्हारे पास स्टॉक में पड़ी हुई है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इसमें अगर इन्वेंट्री के वो देखें वेज, तो क्या हो सकता है, मे बी ये फिनिश्ड गुड्स हो सकता है। एक तो ये हो गया कि फिनिश गुड जो तुम्हारा पड़ा हुआ है। एक ऐसे हो सकता है कि अभी पूरा स्टेज में नहीं बना है तो वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो वर्क इन प्रोग्रेस देख रहे हो कि वर्क इन प्रोग्रेस नॉन करंट एसेट में भी आ रहा है, बट दैट हैव अ डिफरेंट मीनिंग। और जो यहाँ पे आ रहा है उसका डिफरेंट मीनिंग है। और एक तुम्हारा क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है। एक तुम्हारा रॉ मटेरियल हो सकता है, ये तो हो गया। तो पैकिंग मटेरियल हो सकता है।
एक स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो सकते हैं। ये सब तुम्हारा क्या आएगा, इन्वेंट्री में आएगा। तो ये ऐसा है कि इसको तो बहुत जल्दी बोल सकते हैं कि ये रेडी टू कन्वर्ट है कैश के अंदर। ये में भी थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं बट इजीली कन्वर्टेबल है, मतलब बाद में इनको भी इनसे भी क्या कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये क्या है, ये मूव हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक जगह ये स्टेजिक में पड़े हुए हैं, ये मूव हो रहे हैं, तो इस पे यूज हो रहा है तो वो यहाँ से चला जाएगा। पैकिंग मटेरियल भी ऐसे ही, जैसे फिनिश गुड बनता जाएगा डब्ल्यूआईपी से, वहां तुम्हारा पैकिंग मटेरियल यूज होता जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा इन्वेंट्री का पार्ट। अब यहाँ पे भी ऐसे आएगा फाइनेंशियल एसेट। उस फाइनेंशियल के अंदर आता है इंपॉर्टेंट टर्म ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल को और भी बहुत नाम से जानते हैं, लाइक डेटर्स। तो डेटर्स भी बोलते हैं इनको, एक और बोलते हैं बिल रिसीवेबल। ये क्या होते हैं, ये होते हैं कि जिसको तुमने अपना गुड्स सेल किया है, जो तुमने अपना गुड्स सोल्ड आउट किया है, अगर उसने कैश में दे दिया तो ठीक है, वेल एंड गुड है, तुम्हारी बुक में ट्रेड सेल आएगा नहीं। बट ऐसा तो नहीं होता है बिजनेस के अंदर कि हर टाइम 100% ट्रांजेक्शन कैश पे होती है। कुछ क्रेडिट पे भी होती है, मतलब जिसमें तुम्हें 20% एडवांस मिल गया और 80% तुम्हें आफ्टर 30 डेज, 45 डेज और मे बी एज द बिजनेस टर्म्स, जो भी तुम्हारे पेमेंट टर्म होंगे उसके बाद मिलेगा। तो उस टाइम तक जो अपनी बुक पे रिकॉर्ड करते हैं उस बंदे को, उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि दीज आर द योर कस्टमर जिसको तुमने अपना गुड सोल्ड किया है, तो उनको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो ये भी क्या होता है कि ये इजिली कन्वर्टेबल इन कैश है। ये देखो कन्वर्टेबल कैश क्यों है, या तो वो बंदा पैसे दे देगा जल्दी, या क्या कर सकते हो तुम, इनका डिस्काउंटिंग कर सकते हो। तो एक टर्म होता है बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है कि जिसको तुमने अपना माल सेल किया है तुम्हारे कस्टमर को, तो तुमने क्या किया था उससे, उसको सेल्स का इनवॉइस कट किया था। ठीक है, एग्जांपल ले रहे टाटा का, टाटा ने मान लो कि एक सेल किया वाई लिमिटेड को 1 लाख रुपीज का। अब टाटा ने सेल किया 1 लाख का, बट उस बंदे ने अभी तक पैसे नहीं दिए, उसका मान लो 30 डेज का टर्म्स है, वो 30 दिन में देगा पैसे। पर टाटा को मान लो 10 दिन के बाद ही कुछ अर्जेंट नीड है मनी की, तो टाटा क्या कर सकता है, टाटा उस टाइम पे इस जो बिल इसको किया है उस बिल को डिस्काउंट करवा सकता है बैंक के पास, कि बैंक ये मैंने सेल किया और तुम आपको इतने दिन में पैसा मिल जाएगा, आप मुझे आज पैसा दे दो। तो बैंक क्या करेगा, उसमें से कुछ मनी डिडक्ट करेगा और रेस्ट अमाउंट क्या करेगा वो टाटा के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो दिस इज द बिल डिस्काउंटिंग।